इस वीडियो में हम 9th क्लास के 7th चैप्टर ट्राइंगल्स का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी एक्सरसाइजेज, इसके क्वेश्चंस आप फिर आराम से कर सकते हैं। तो देखो, ये पूरा जो चैप्टर है ये 3 पॉइंट्स में है। अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स आ गए तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपकी पकड़ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स मेन है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या देख के हम पता करते हैं, यानी क्या उसके क्राइटेरिया है, कैसे पता चलता है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके रूल्स हैं, ये हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आप सीखेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको ये तीनों पॉइंट्स अगर आ गए तो ये चैप्टर फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। देखो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये समझो। जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, इसका मतलब बिल्कुल एक जैसा, यानी यहां पर एक सर्कल है और अगर हम दूसरा ऐसा सर्कल बनाएं जिसका रेडियस बिल्कुल इसके जैसा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी केवल ट्राइंगल्स की नहीं होती है। तो कोई भी दो फिगर्स अगर बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका शेप एक जैसा है, उनका साइज एक जैसा है, तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो ध्यान आप ये रखना कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल एक जैसा, 100%। यानी अगर हम इसे इसके ऊपर हम लेके आए तो पीछे वाली शेप पूरी ढक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दो सर्कल की रेडियस एक जैसी है, यहां पे इनकी रेडियस एक जैसी होगी, जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी होगी। तो अगर दो सर्कल की रेडियस एक जैसी है तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहेंगे। एक बात आप ध्यान रखना, सिमिलैरिटी से कंफ्यूज मत होना। अगर आपने कभी ये शब्द सुना हो सिमिलर, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि उनका शेप एक जैसा होता है, साइज एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं यहां पे इसको छोटा भी बना दूं ये, तो भी ये दोनों जो ये फिगर होंगे ये सिमिलर होंगे, ये सिमिलर हैं क्योंकि इनकी शेप एक जैसी है, ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन अगर यहां पर साइज भी इनका एक जैसा हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज। अच्छा, मैं ट्राइंगल का भी आपको एग्जाम्पल बताता हूं। यहां पर आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं। अगर हम बिल्कुल इसी साइज एंड शेप का ट्राइंगल बनाएं तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ध्यान रखना, इन दोनों ट्राइंगल्स का साइज भी एक जैसा है और शेप भी एक जैसी है। साइज का मतलब होता है छोटा या बड़ा, और शेप का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाला बना है वैसे ही ये वाला बना है। तो यहां पर अगर इनकी साइज और शेप एक जैसा है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पर क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। अच्छा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो वो इसके इक्वल है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो वो इसके इक्वल है, और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो वो इसके इक्वल है। तो यहां पे इनकी सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक जैसी हैं, यानी साइड इसकी साइड्स बिल्कुल इसके साइड्स की इक्वल है सारी, और एंगल्स भी इक्वल है। तो हुआ ना बिल्कुल एक जैसा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अगर आप इस ट्राइंगल को उठाएं और इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल छिप जाएगा, एक ट्राइंगल से दूसरा ट्राइंगल हाइड हो जाएगा। तो यहां पे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा। और हाँ, अगर आपको इससे घुमाना हो तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। यानी अगर हम ये कहें कि भाई ये मेरा ट्राइंगल है, तो अब क्या ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? तो बिल्कुल अभी भी है। अब ये किस तरफ घुमा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी अगर हम देखें तो ये एंगल साइड बिल्कुल इक्वल है। तो यहां पे
इसकी साइड और इसकी साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, बाकी किसी तरफ भी घुमा हो फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो हम इनको भी कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये है ABC, इसको मैं ऐसे नाम दे रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं ऐसे PQR, PQR। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो होता है ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। तो अगर हमें ये कहना हो कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो हम कैसे कहेंगे? ध्यान से इस बात को सुनिए। पहला वाला क्या ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABC, बिल्कुल है। दूसरा ट्राइंगल यहां पे आपको PQR दिख रहा है, लेकिन अगर आप लिखते हैं ऐसे कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ये हो जाएगा गलत, रॉन्ग। तो फिर लिखना कैसे है? तो ट्राइंगल ABC आप लिख दो, इसके बाद देखो जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, तो आप देखोगे कि जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल R के, तो पहले R आएगा। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल B इक्वल है एंगल Q के, तो फिर Q आएगा। और एंगल C किसके इक्वल है? एंगल C एंगल P के इक्वल है, तो तब आएगा P। तो यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल RQP के। इस बात का आप ध्यान रखना, आप सीधे ही ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट मत कर देना। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंसी में जब हम ऐसा लिखते हैं कि एक ट्राइंगल ABC है तो, और हम लिख रहे हैं ट्राइंगल BCA, इन दोनों का अपना अपना ये अलग चीज़ें हैं, है ना। यानी जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से लिखते हैं तो फिर ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। हमें इनका ऑर्डर ध्यान में रखना होता है कि पहले क्या है फिर बाद में क्या है। तो यहाँ पर हम जब लिखते हैं तो हमें ही ध्यान में रखना है कि A R के इक्वल है, B Q के इक्वल है और C P के इक्वल है। करेक्ट बात समझ आ गई? तो जब भी हमारे पास ऐसे फिगर्स होते हैं जिनकी शेप एक जैसी होती है और साइज भी एक जैसा होता है, तो हम ये कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑलराइट, और अब समझते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है। देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल अगर हैं और इन ट्राइंगल्स में सभी चीजें एक दूसरे के इक्वल है, यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। लेकिन अगर हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है, यानी हमें यह नहीं पता है कि तीनों इक्वल है, हमें बस इतना पता है, केवल इतनी जानकारी, मीन्स कुछ साइड और कुछ एंगल के बारे में पता है, यानी इस ट्राइंगल की ये चीजें और इस ट्राइंगल की यहां पे इसको हटा देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में हमें बस इतना ही पता है कि इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की ये इस साइड की इक्वल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है। बाकियों के बारे में हमें पता नहीं है। तो फिर क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो इसीलिए हमारे पास ये रूल्स हैं। ये किस लिए है कि अगर हमारे पास कम जानकारी भी है, कम साइड के बारे में और कम एंगल के बारे में पता है कि ये इक्वल है, सबका नहीं पता है, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है? तो वो हम कह सकते हैं अगर वो इन रूल्स के अंडर में आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, देखो यहां पे जहां जहां एस लिखा है इसका मतलब है साइड, जहां जहां ए लिखा है उसका मतलब है एंगल। लास्ट वाला क्या है ये बाद में बताऊंगा। इन चार की अगर बात करें, जहां ए लिखा है वो एंगल है, जहां एस लिखा है वो साइड है। तो इसका ये मतलब हुआ, यानी अगर आप पहले वाले को देखें कि अगर हमें केवल साइड एंगल और साइड पता है, यानी केवल और केवल दो साइड और एक एंगल, यहां पे देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है
और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो आप देख रहे हैं साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड। तो यहां पर केवल इतना ही हमें पता है कि इसकी ये साइड इस साइड के बराबर, एंगल इस एंगल के बराबर, साइड इस साइड के बराबर, यानी हमें बस SAS के बारे में ही पता है कि ये इक्वल है। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाकियों के बारे में आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पता होना पर्याप्त है। इस रूल के हिसाब से बस इतना ही अगर आपको पता है तो भी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इसके इक्वल है। आपको अब समझ आ गया ना? देखो, दो ट्रायंगल्स में क्या होता है कि सारी चीज़ें अगर इक्वल हो एक दूसरे के तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन अगर हमें सब कुछ पता नहीं है और केवल इतना भी पता है तो भी हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, और इसीलिए इसी को कहते हैं क्राइटेरिया। तो ये एक क्राइटेरिया है, कंडीशन। क्राइटेरिया का मतलब एक तरह से कंडीशन कह सकते हैं कि अगर हमें इतनी भी कंडीशन पता है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे साइड एंगल साइड इसी ऑर्डर में होगा, यानी बिल्कुल लगे हुए होने चाहिए। ये साइड, ये एंगल और ये साइड बिल्कुल ऐसा लगा होना चाहिए। यानी अगर हमें ये नहीं पता होता और हमें बस इतना पता होता कि ये और ये इक्वल हैं, हमें इस साइड के बारे में नहीं पता होता, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नो। ये साइड यहां पे इक्वल है, बिल्कुल है। लेकिन अब आप ऑर्डर देखो, ये ऑर्डर है साइड साइड और ये एंगल। साइड साइड एंगल कोई रूल नहीं है, या अगर हम घुमा के इसको देखें तो एंगल साइड साइड कोई रूल नहीं है। समझ रहे आप? तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो ये कॉन्ग्रुएंट हम नहीं कहेंगे इन्हें। केवल कब कहेंगे? जब ये एक ऑर्डर में हो। आप समझ रहे हैं? यानी यहां पे ये नहीं, हमें बस ये पता है कि ये और ये आपस में इक्वल है। और अब आप देख रहे हैं कि साइड एंगल और साइड बिल्कुल लगे हुए हैं, ये एक सीरीज में आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे, तो ही हम ये कहेंगे कि यहां पर SAS रूल लग रहा है। लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं, हम ये कहेंगे कि साइड, मतलब हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब यहां पे ध्यान रखना, ये हम PQR नहीं लिखेंगे। क्यों? अभी आपको बताता हूं मैं। यहां पे इसको हम लिखेंगे RQP। ऐसा क्यों मैं आपको बताऊंगा अभी, ओके? फिलहाल इसमें और इसमें देखो, तो हम ये कहेंगे कि जो साइड AB है वो किसके इक्वल है? मतलब इस ट्रायंगल में AB साइड इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है? ये इक्वल है RQ के। फिर एंगल कौन सा? एंगल B इक्वल है एंगल Q के है। फिर साइड, अब इसकी बात करते हैं, BC जो साइड है ये इक्वल है QP के। तो देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और सिंपली SAS रूल भी आप कह सकते हैं आसान भाषा में, ओके? क्या होगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल RQP के, ऐसा लिखा जाता है। अब बस इसमें कन्फ्यूज़न आपको ये लग रही होगी कि हमने इसको PQR क्यों नहीं लिखा। वैसे तो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, बट मुझे कैसे पता कि इसको ऐसा ही लिखना है? तो पहली बात तो है कि कभी कभार क्वेश्चन में भी ऐसा दिया होता है कि प्रूव करो ये, तो प्रूव करना है अगर ये, तो फिर तो ऐसा ही लिखना होगा ना। आप PQR लिख नहीं सकते। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपको पहचानना पड़ता है कि भाई जो B है वो Q के इक्वल है, ये तो पक्का जानते हैं। बाकियों का क्या? अभी इसको देखो, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहां पे
इतना तो पता चल गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल है। कैसे पता चला? SAS रूल से पता चला। लेकिन अब आप जानते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपस में क्या होगा? आपस में सारी चीज़ें इक्वल होगी, सारे एंगल इसके एंगल के इक्वल होंगे। तो देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें देखो इसके बारे में तो पक्का पता है कि जो एंगल बी है वो एंगल किसके इक्वल है? एंगल क्यू के इक्वल है। ये तो पक्का 100% है। अब बाकियों का क्या? तो उसके लिए एक तरीका है पता करने का। ये देखो कि जो इक्वल चीज़ें हैं उनके सामने की चीज़ें भी इक्वल होंगी। फिर से बोलता हूँ मैं, जो इक्वल चीज़ें हैं, चीज़ें मतलब एंगल या साइड, उनके सामने की चीज़ें भी इक्वल होगी। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इसके सामने की चीज़ें यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो यानी ए और आर इक्वल हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। पहले ए लिखा है ना, तो इसीलिए पहले आर लिखा मैंने। बी और क्यू इक्वल है, ये तो पहले से ही पता है। अच्छा, अब ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल सी और एंगल पी इक्वल है। तो यहाँ पे आपने देखा, बिल्कुल ऐसे लिखा। और हाँ, हमने ये अभी अभी पता किया ना कि इक्वल है एंगल ए और एंगल आर, तो हम उसको लिखते हैं, एक बार ये प्रूव हो जाए, मतलब एक बार हम ये प्रूव कर दें, फिर हम ये लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर। क्यों, किस लिए ये इक्वल है? तो हम सिंपली लिखेंगे बाई CPCT। बाई CPCT। CPCT क्या है? CPCT का पूरा मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका क्या मतलब है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो आपको समझ आ गया होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का वही मतलब है कि इक्वल चीज़ों के सामने इक्वल। यहाँ पे पार्ट जो लिखा है ना, पार्ट्स, तो पार्ट्स क्या होते हैं? ट्राइंगल में क्या पार्ट होते हैं भाई? ट्राइंगल में या तो एंगल्स होंगे और या साइड्स होंगी, तो पार्ट्स वही है, उसके पेज बोर्ड जो वही है, एंगल और साइड। तो यहाँ पे इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे और इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी। सीधी बात ये है। तो हमें तो पहले देखो ये पता नहीं था, हमें बस इतना पता था ना भाई, ये तो पता नहीं था हमें क्या पता था? हमें ये पता था कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो यानी हम इनको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहेंगे, इनके सामने के जो एंगल्स हैं इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। तो इक्वल साइड के सामने के जो एंगल हैं ये भी इक्वल होंगे और इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तो ये एंगल इक्वल क्यों है? तो आप ये कहोगे कि सर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे, तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर। और आपको बस रीजन में क्या लिखना है, आपको ये नहीं कहना है इतना लंबा चौड़ा कि भाई इक्वल साइड हमारे पास है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, कुछ ये कहने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखोगे बाई CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर पूरा ही हम इसको कहें तो ये होता है आर इक्वल। यह है CPCT रूल। इसके अलावा और क्या इक्वल है? तो हमें यह पता नहीं था कि C और ये P इक्वल है, ये हमें पता नहीं था। हमें क्या पता था कि यहां पर ये जो साइड है और ये साइड ये आपस में इक्वल हैं, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसीलिए हमने ये कहा कि भाई एंगल C और एंगल P इक्वल है, यानी एंगल C इक्वल टू एंगल P। अब ये क्यों इक्वल है? तो इतना लंबा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं है कि भाई इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के सामने के इक्वल एंगल होंगे, बिल्कुल नहीं। आपको सीधा क्या कहना है? आप कहोगे बाई CPCT। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बिल्कुल है ना। तो इसके सामने की जो साइड है और इस एंगल के सामने की जो साइड है ये ऑपोजिट, वो भी इक्वल होंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो AC साइड है वो RP के इक्वल होगी। तो AC इक्वल्स टू RP। और इसका रीजन भी आप क्या लिखोगे? बाई
CPCT, सिंपल बाय CPCT। तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें हमें पता होती हैं और 3 चीज़ें हम CPCT से इक्वल निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जब भी हम कॉन्ग्रुएंट पता करते हैं तो 3 चीज़ें तो हमें इक्वल पता होती हैं, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। हर बार आप देखोगे 3 चीज़ें हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ये सब साइड साइड साइड, 3 चीज़ें हमें पता होती है और बाकी 3 चीज़ों का हम CPCT से उनको इक्वल लिख देते हैं। टोटल एक ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। ठीक है, तो 3 साइड और 3 एंगल यानी टोटल 6 चीज़ों में से 3 हमें पहले से पता होती हैं, जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और एक बार कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर दें, उसके बाद हम बाकियों को इक्वल लिख देते हैं CPCT से। आपको बात समझ आ गई ना? और अब बात करते हैं एंगल साइड एंगल वाले रूल की। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो ये है रूल नंबर 2, एंगल साइड एंगल। ओके, ऑलराइट, तो फिर से हम उन ट्रायंगल्स को देखते हैं। यहां पर हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स हैं और हमें ये बताने कि क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद यानी क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकता है कि पहले तो प्रूव करो कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि इसकी जो ये वाली साइड है वो इसकी ये वाली साइड के इक्वल है, और इसकी ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल है। ये भी हमें प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है। तो अगर आपने पिछला वाला पार्ट अच्छे से देखा है तो ये तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि हमें कैसे करना है। आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो फिर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें इक्वल दे रखी हैं कि तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल, नहीं, कम जानकारी है। 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं उन्होंने कि 3 चीज़ें। देखो पहली बात तो ये है, आप देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। फिर बात करते हैं इस साइड की, तो ये साइड इस साइड की इक्वल है, और इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो हम लिखेंगे कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, साइड BC इक्वल्स टू साइड QP। और हाँ, कभी कभार ये चीज़ें हमें लिखना पड़ता है कि गिवन है, कभी कभार हम ये फाइंड आउट करते हैं। सब आप तब सीखेंगे जब एक्सरसाइज में एक्चुअल में करेंगे हम क्वेश्चंस को, कि क्या आई मीन क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं गिवन है, और इस तरह से। ओके, एनीवे, तो BC इक्वल है QP के, और इसके बाद एंगल C इक्वल है एंगल P के। तो हो गया ना, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। तो हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके। अब मैं PQR यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है कि B इक्वल है Q के, तो B के साथ में Q लिखूंगा। C इक्वल है P के, बचा क्या, RA इक्वल होगा R के। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RQP। बड़ी समझदारी से लिखना है, ध्यान रखना। ये हुआ एंगल RQP, ट्राइंगल RQP। ओके, तो ट्राइंगल RQP, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कैसे हुए, तो हम लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल रूल। बस इतना इनफ है। समझ आ गया यहाँ तक, कॉन्ग्रुएंट पता चल चुका है। कैसे पता चला, एंगल साइड एंगल के रूल से पता चल गया है। अब बाकी साइड और बाकी एंगल के बारे में क्या, भाई 3 में पता चल गया कि इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया है। बाकियों के बारे में क्या, तो देखो यहां पे इस एंगल के सामने ये साइड है और इसके इक्वल ये वाला एंगल है, इसके सामने ये साइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू RQ, और कैसे, सिंपली बाई CPCT। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस एंगल के सामने ये साइड और इस एंगल के सामने ये साइड, तो एंगल इक्वल है, उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। तो हम ये कहेंगे
कि AC इक्वल्स टू ये हो जाएगा RP, ये भी क्या, बाई CPCT, है ना। और तीसरा क्या बचा, और बचा यहाँ पे ये साइड, इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल, ये इक्वल है, तो ये हो जाएगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल R अगेन बाई CPCT। गॉट इट। तो बस ये हो गया है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर क्या जैसे हम साइड एंगल साइड में, मैंने आपको बताया था ना साइड एंगल साइड में, ये साइड हम नहीं ले सकते हैं। हमारा ऑर्डर होना चाहिए कि साइड एंगल साइड बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड यहाँ हो, साइड यहाँ और एंगल यहाँ पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये इसमें भी होगा, एंगल साइड एंगल में भी होगा? तो देखो एंगल साइड एंगल में इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास इसमें कोई भी दो एंगल इक्वल हैं और कोई और बाकी एक साइड कोई भी इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसी के लिए हमारे पास है रूल नंबर 3 जो कि है एंगल एंगल साइड। ओके, तो यहां पे हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं। क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो अब आप क्या चेक करोगे, पता करने के लिए क्या करोगे? तो आप देखोगे कि जो हमारे रूल्स हैं क्या उन रूल्स में फिट बैठता है। तो यहां पे आप ये देखोगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब आप सोचोगे कि यार ये तो एंगल और एंगल साइड हो रहा है। ध्यान रखना एंगल के तुरंत बाद दूसरा एंगल है और उसके बाद ये साइड है। आप यहां से घूम के मत आना, ये मत बोल देना यहां से घूम के आके कि भाई पहले एंगल है फिर साइड है फिर एंगल है। ऐसा नहीं, क्योंकि इस एंगल के बाद ये भी तो एंगल पड़ रहा है, ये तो इक्वल नहीं है। तो यहां से घूम के मत आओ, यहां से देखो ये एंगल और ये साइड। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो बिल्कुल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल A इक्वल्स टू, ए किसके इक्वल है? एंगल R के इक्वल है। इसके बाद एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और फिर साइड BC इक्वल है साइड QP के। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में हमें ध्यान से लिखना पड़ता है, ध्यान रखना, भूलना मत। ये A इक्वल है R के, तो पहले R आएगा, एकदम PQR मत लिखना जोश में। A इक्वल है R के, B इक्वल है Q के, तो C इक्वल अपने आप ही हो गया किसके? RQP के। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से लिखना पड़ता है? तो हम लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड रूल। तो एंगल एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये हो गया। और फिर बाकी चीज़ें भी आप लिख सकते हो CPCT से, यानी इस साइड देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल के सामने की ये साइड और इस एंगल के सामने की ये साइड भी इक्वल होंगी। तो हम ये कहेंगे कि जो AC है वो इक्वल है RP के, और इसी तरह से बाकी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्यों? बाई CPCT। तो आपने नोटिस किया होगा कि दो एंगल अगर इक्वल हैं, मतलब दो एंगल कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी इसका एक एंगल इसके एक एंगल से, फिर इसका दूसरा एंगल इसके दूसरे एंगल से इक्वल है, तो बाकी साइड कहीं भी हो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाकी साइड कहीं भी हो, अगर ये साइड यहाँ पर नहीं होती और साइड ये होती तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होते, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। और अब हमारे पास है 4th रूल, दैट इज साइड साइड साइड। यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और क्या जानकारी हमें प्राप्त है? हमें यह जानकारी है कि
इसकी ये साइड इसकी इस साइड की इक्वल है, आप देख सकते हैं, फिर इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है और इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है। एंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ यार, हमारे पास तो एक रूल है जो कहता है कि एस 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 अगर है इक्वल तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ए बी, साइड ए बी जो है वो इक्वल है यहाँ पे साइड आर क्यू के, फिर साइड ए सी इक्वल है साइड आर पी के, और साइड बी सी इक्वल है साइड क्यू पी के। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, फिर से जोश में पी क्यू आर मत लिखना, ए किसके इक्वल है ये हमें दिमाग में सोचना पड़ता है। तो आप ये सोचो कि ये और ये साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो ए और आर आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे पहले आर आएगा और उसके बाद बी, देखो बी है इस वाले के सामने, इसके सामने क्यू है तो इसके बाद क्यू आएगा। सी किसके इक्वल होगा? सी है इसके सामने और ये इक्वल है तो इसके सामने पी है तो पी इक्वल होगा। तो यानी यहाँ पर हमें ये सब नहीं लिखना है, बस हमें दिमाग में सोचना है कि यहाँ पे पी क्यू आर लिखें या क्या लिखें। मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में बहुत बार ही दिया होता है, ज़्यादातर दिया होता है, ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा कि प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको यही लिखना है। बट अगर नहीं दिया है इस तरह से तो फिर आपको थोड़ा ये टाइम लो यहाँ पे और सोचो कौन सा एंगल किसके इक्वल है। और ये कैसे पता चलता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखो, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एंगल इक्वल है। कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें। अब ये इक्वल है तो आप लिखोगे कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कहोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी, और किस रूल से? बाई एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एस एस एफ एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अगर पूछा जाए एंगल के बारे में कि भाई प्रूव करो कि एंगल ए इक्वल टू, यानी अगर ये प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, ये प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको पहले ये करना होगा, फिर ये लिखना होगा, और जब ये हो जाए, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, फिर आप आराम से कह सकते हो क्या कि देखो इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है। अभी दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल आर। लेकिन आप ये लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखोगे, सीधा आप लिखोगे क्या? बाई सी पी सी टी, बस। तो इसका वही मतलब है कि भाई हमने ये देखा कि इक्वल साइड है, उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। इस सब की जगह पे आप बस इतना लिखोगे तो ये पर्याप्त होगा। ये भी रूल समझ आ गया आपको अच्छे से? ओके, अब लास्ट रूल पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी, RHS रूल। देखो RHS का मतलब है, R का मतलब है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री हम देखते हैं। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस एंड S का मतलब होता है साइड। तो अगर दो ट्राइंगल्स में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एक रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, एक क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, कंडीशन है। ओके, ऑलराइट। तो अब यहां पर देखो कि क्या ऐसा हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पे एंगल B इक्वल टू है एंगल Q के, तो ये दोनों राइट एंगल हैं, बोथ राइट एंगल्स। और अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? एक और तरीका है लिखने का कि बोथ 90 डिग्री, इनफ है। ओके, इसके बाद ए सी इक्वल है, यानी हाइपोटेन्यूस की बात कर रहा हूं मैं, ए सी इक्वल है आर पी के। ओके, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल है, और इसके अलावा ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी साइड बी सी इक्वल है साइड क्यू पी के, साइड क्यू पी के। समझे आप? तो क्लियर है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं
कि इसको लिखते हैं एंगल, इसको लिख देते हैं साइड, इसको लिख देते हैं साइड। और वो कभी कहते हैं कि ये एंगल साइड साइड है, कभी कहते हैं कि ये साइड एंगल साइड है, जबकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो एंगल साइड साइड कोई रूल नहीं होता है। ओके, अगर आप एंगल साइड साइड रूल देखना चाहें, कुछ नहीं होता है। साइड साइड एंगल भी कोई रूल नहीं होता है, ये कोई रूल नहीं है। आप ये नहीं लिख सकते एंगल, ये साइड एंगल साइड तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये साइड है तो इसके बाद एंगल ये है, ये नहीं है डायरेक्ट, है ना। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि साइड एंगल साइड है, नो, ये ऐसा भी नहीं है। ये क्या है? ये है RHS रूल, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC इक्वल्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो क्विकली, यहाँ पे PQR मत लिखना, बस मैं यहाँ आपसे ही कहता हूँ, यहाँ पे PQR मत लिखना। यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये किसके सामने है? ये इस साइड के सामने है ना, ये इस साइड के सामने है, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल हो गया ये, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो मैं A के साथ में लिखूंगा R, तो यहाँ पर आना चाहिए R। B और Q तो इक्वल है, ये तो पता ही है। और अब क्या बचा? यहाँ जो C है वो पक्का P के ही इक्वल होगा, तो हमें ये लिखना है। और रूल क्या लगा इसमें? बाई RHS, या तो रूल लिख दो या लिखो क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, शॉर्ट में इतना ठीक है, बाय RHS रूल। बात समझ आई? ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए आप इसमें जोर दे रहा हूँ, है ना। ये सब इसमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको तरीका समझाया है। ये सब दिमाग में करना, या कल लिखोगे तो मिटा देना फिर। ओके, ओ वेट, और एक बार हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो बाकी चीज़ों के बारे में हम लिख सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में ये पूछा हो कि भाई क्या विचार है तुम्हारा इस साइड और इस साइड के बारे में, क्या ये इक्वल है, तो आप कहोगे कि अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो आप कहोगे कि देयरफॉर जो AB है ये इक्वल है RP के, नहीं ये इसके RQ के, ठीक है ना। AB और RQ इक्वल है, और कैसे? बाई CP/CT सिंपली। तो ये भी रूल आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? तो ऐसा ट्राइंगल जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी मैं पहले आसान भाषा में आपको समझा देता हूं, उसके बाद पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं। तो यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इनके सामने के ऑपोजिट जो इनके एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। पहला प्रॉपर्टी तो ये है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर हम बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इस बेस को, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यानी ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ABC। अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो फिर क्या होगा? परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इसको AD नाम दे देते हैं, तो फिर होगा कि जो BD है ये इक्वल होगा DC की, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों रूल समझ आ गए। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हैं, यानी हर बार आपके पास गिवन क्या होगा कि AB इक्वल्स टू AC, ये और ये ABC है, ये इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये हर बार गिवन होगा, ये हर बार है, क्योंकि तभी आइसोसेलेस है जब इसके दो साइड इक्वल है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है
कि अगर ये आइसोसेलेस है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें बी सी पे तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा, यानी ये दो इक्वल टुकड़े होंगे। लेकिन ध्यान रखना ये साइड इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप यहां से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी जो इक्वल साइड नहीं है उस पे हमने परपेंडिकुलर डाला इस वर्टेक्स से। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी ये है। क्लियर, समझ आ गया ना दोनों प्रॉपर्टीज। अब वन बाय वन थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ये साइड और ये साइड क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है, यानी जो गिवन है वो ये है कि जो AB है ये AC के इक्वल है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है, ये प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल, यानी जो ये पहली प्रॉपर्टी है ये हमें प्रूव करनी है। कैसे? तो देखो हम क्या करेंगे, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। A से हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, तो सबसे पहले हमने किया कि जो AD है इसको D नाम दे देते हैं, ये परपेंडिकुलर टू BC है। ओके, क्लियर। अच्छा, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर फोकस करो इन ट्राइंगल ADB। सोचो ADB कौन सा है, ADB ये वाला ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ADC ये वाला ट्राइंगल है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करो। तो देखो यहां पर क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपको, यह आपको पहले सोचना होगा कि इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगेगा। तो 90 डिग्री जब भी आपको दिखे तो कोशिश करो, ज्यादातर चांसेस होंगे कि उस पर RHS वाला क्राइटेरिया लगेगा, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो और ये बिल्कुल सही है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो कॉमन इक्वल हो गया, ठीक है। यानी ये साइड इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, तो हम कहेंगे कि इनकी साइड इक्वल है। तो हो गया RHS यहाँ पे लागू आराम से। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं। फिर इसके बाद है AB इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, तभी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये गिवन है। और AD इक्वल टू AD, तो AD दोनों के लिए है तो हमने ऐसे लिख दिया, और ये कॉमन है। तो अब आपने यहां पे देखा कि क्वेश्चन में जो जानकारियां गिवन थी और जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसके बेसिस पे हमने रीजन भी लिख दिया है कि क्यों हमने ये लिखा है, इसका रीजन यहां पर हमने दिया है। ओके, और अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के, और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT। बताया था ना कि बस आपको बाई CPCT लिख देना है। आप सोचो ये साइड कॉमन है, ये दोनों के लिए है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसके सामने की का ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल ये इक्वल हो गए ना। तो ये समझो कि ये साइड दोनों के लिए है, दोनों के लिए इक्वल हो गया। इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने इधर ये वाला एंगल है, तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए हैं। तो आप सीधे लिखोगे बाई CPCT। गॉट इट। पहला पार्ट, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव करें, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी यही तो थी
कि जो BD है वो DC के इक्वल है, BD DC के इक्वल होता है, BD DC के इक्वल होता है, यही तो यहां पे लिखा है। तो उसे कैसे प्रूव करना है? तो जितना हमने अभी तक लिखा है उतना सारा लिखना है, केवल इसको छोड़ के, क्योंकि ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। आपको लिखना है कि देयरफॉर BD इक्वल्स टू DC लिखो या CD लिखो, बात एक ही है, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अगेन बाय CP/CD, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो अब देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन होगी तो बची क्या, ये वाली साइड बची, तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। तो हमें इतना सारा नहीं कहना है, बस ये इक्वल लिख दो और लिख दो बाय CP/CD। तो ये जो है ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। इस तरह से दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं। एक तरह की दोनों की डेरिवेशन हम कह सकते हैं, या दोनों का एक तरह का प्रूफ है। गॉट इट। और इसी के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आवाज़ थोड़ा डिफरेंट लग रही होगी बिकॉज थोड़ा कोल्ड है, बट एफर्ट मैंने पूरा लगाया जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। और अगर आपको इसकी एक्सरसाइजेस के वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जो NCERT की एक्सरसाइज है उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।